अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आगाज़ करते हैं हम करेक्शन ऑफ एरर। थोड़ा सा टाइम करेक्शन ऑफ एरर को देते हैं। करेक्शन ऑफ एरर में अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो कोई कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा होगा। कंट्रोल अकाउंट मींस डेटास का इकट्ठा एक अकाउंट बना दिया जाता होता था। आपके लेवल के ऊपर जो आपने स्टडीज़ की हैं उनमें एज सच कंट्रोल अकाउंट की कहानी नहीं पढ़ी हुई आप लोगों ने। अगली चीज़, कोई डेटर अकाउंट नहीं, यानी नो डेटर क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट। और हमारी अर्लियर स्टडीज़ जो PRC 4 की है, कंट्रोल अकाउंट्स वहाँ पर भी नहीं थे, लिहाजा टेंशन वैसे ही क्या हो गई, ख़त्म हो गई। जो पिछला लेवल पर चीज़ होगी वही अगले लेवल पर क्या हो सकती है, टेस्ट हो सकती है, या फिर आपकी करंट स्टडीज़ के अंदर वो चीज़ मौजूद हो, फिर वो टेस्ट हो सकती है। तो लिहाजा इस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, टेंशन ख़त्म कर देते हैं। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज़ होगा आपका, परपेचुअल नहीं होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो। आपको जो गिवन मिस्टेक्स दी जाएंगी वो बिलोंग्स टू द एरर दी जाएंगी। जो दूसरा हेड है जिसके बारे में क्वेश्चन खामोश होगा वो बिल्कुल ठीक होगा पहले से ही, तो गलती ही बताई जाएगी। जोन सी एरिया सही है उसको नहीं बताया जाएगा। मसलन फॉर एग्जांपल कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट होती है, ठीक, और लिखा हो सेल अंडर कास्टेड हो गई है। इसका मतलब है सेल्स अंडर कास्टेड हुई है, कैश को कोई मसला नहीं है, जस्ट क्रेडिट साइड में प्रॉब्लम है। अगर कोई पार्टी का नाम दिया होगा तो उसका मतलब है कि ये ऑन क्रेडिट है, अनलेस एंड अनटिल के पार्टी का नाम दे के बाद में कैश लिख दिया हो। कहा हो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर अरशद या रिसीव फ्रॉम अरशद आवर कस्टमर, ठीक। तो अब ये क्या है, क्रेडिट वाली चीज़ है, उससे पैसे आए हैं। ये सेल्स नहीं है, कैश सेल्स नहीं है, ठीक, ये डेटर से पैसे आए होंगे। रिसीव फ्रॉम अरशद अगेंस्ट कैश सेल, अब ये क्या है, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट है। अरशद नाम लिखा हुआ है लेकिन साथ आगे एलेबोरेट हो गया कि ये कैश सेल्स थी जिसके अगेंस्ट वो पैसे आए हैं। और हमें नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स देखने होंगे। क्रेडिट सेल्स होगी, ये सेल्स डे बुक में लिखी जाती है, सेल्स डे बुक में लिखी जाएगी, या फिर परचेज डे बुक में परचेजेस लिखी जाएगी और ये रिकॉर्ड हो जाएगी, हाँ परचेज डे बुक में लिखी जाएगी। उसके बाद इंडिविजुअल डेटर अकाउंट बनेंगे। क्या बनेंगे, इंडिविजुअल डेटर अकाउंट, जो हम पिछले लेवल के ऊपर रिसीवेबल लेजर बना देते थे या पेएबल लेजर बना देते थे। अब हम उन रिसीवेबल पेएबल को जेन से निकाल देंगे, हम कहेंगे बस इंडिविजुअल लेजर बन रहे हैं और हमारे मेन जनरल लेजर्स के अंदर सारे इकट्ठे लेजर बन रहे हैं, ये तस्वुर कर लेंगे। तो डेटर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट जो भी होगा रेलेवेंट वो अपडेट हो जाएगा। मींस अगर डेटर सेल्स डे बुक बनी है, सेल्स डे बुक बनी है तो सेल्स डे बुक पूरा महीना लिखी जाती रहेगी,
और हर दिन रोज़ाना की बेसिस के ऊपर डेटर का अकाउंट उससे बनता रहेगा, मीन्स सेल्स डे बुक से डेटर डेबिट होता रहेगा। ठीक है जी। और एट एंड ऑफ द मंथ टोटल सेल्स डे बुक टोटल किया जाएगा, उस टोटल से सेल्स का अकाउंट भर दिया जाएगा। इन रूटीन डेटर डेबिट होता चला जा रहा है, पूरा महीना डेटर बस डेबिट हो रहा है, सेल्स डे बुक दूसरी साइड पर मौजूद है, उस पूरे महीने का टोटल लगेगा और वो जो टोटल होगा वो उठा के सेल्स के अकाउंट के अंदर क्रेडिट लिख दिया जाएगा। तो ढेर सारे डेटर इंडिविजुअल एंट्रीज के साथ आ रहे होंगे और एक सिंगल एंट्री आ रही होगी पूरे महीने की, किसके अंदर, सेल्स अकाउंट के अंदर। ठीक, तो ये काम हो रहा होगा। तो सेल्स अकाउंट, सेल्स लेजर रिसीवेबल लेजर का दूसरा नाम है क्या जी? सेल्स लेजर किसका दूसरा नाम है? रिसीवेबल लेजर का। जबकि सेल्स अकाउंट यूज होगा दूसरा, हमारा टी अकाउंट जो होता है, उसके लिए सेल्स अकाउंट का लफ्ज है, परचेज अकाउंट का लफ्ज है। जहां पे सेल्स लेजर लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा कि वो रिसीवेबल का अकाउंट है। इसी तरह से परचेज लेजर्स जो होंगे वो अल्टरनेट नेम है पेएबल का। परचेज रिसीवेबल लिखा गया हुआ गलती से, पेएबल लेजर्स क्या होगा जी? ये पेएबल लेजर्स का नाम है। हमें परचेज लेजर और परचेज अकाउंट जो टी अकाउंट है उसमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। परचेज लेजर आर द पेएबल लेजर्स, परचेज अकाउंट इज द टी अकाउंट ऑफ परचेज। ले जी, कास्टिंग एरर अगर आपका हो जाएगा, टोटलिंग का एरर सेल्स डे बुक में, तो ये जस्ट इफेक्ट कर रहा होगा सेल्स के अकाउंट को। जी बेटा, परचेज अकाउंट में सारी परचेज आ रही होगी, कैश एंड क्रेडिट, परचेज लेजर में सिर्फ क्रेडिट वाली आ रही होगी। यस, परचेज के अकाउंट में कैश भी आ रही होगी, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट वो भी आ रही होगी, और जबकि जो क्रेडिटर के लेजर्स हैं, पेएबल लेजर्स हैं, उनमें डेफिनेटली क्रेडिट जा रही होगी, इंडिविजुअल एंट्रीज जा रही होंगी। अगर लिखा हो इनवॉइस ओमिटेड है फ्रॉम सेल्स डे बुक, इनवॉइस ओमिटेड है फ्रॉम सेल्स डे बुक, इसका मतलब है सब जगहों से ओमिट है, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, ना वो सेल्स के अंदर गई होगी ना ही वो डेटर में गई होगी, क्योंकि सेल्स डे बुक में लिखी नहीं गई है। तो सेल्स डे बुक की जो इंडिविजुअल एंट्रीज थी, सेल्स डे बुक की इंडिविजुअल एंट्रीज ए बी सी 20, 30, 40, ये टोटल हो गया 90। हम अज्यूम करते हैं पूरे का पूरे मंथ का टोटल ये है। मेरे इंडिविजुअल डेटर ए के अंदर, डेटर बी के अंदर और डेटर सी के अंदर एंट्री इंडिविजुअली जा रही होगी 20, 30, 40, पूरे महीने ये एंट्रीज लिखी जाती रहेंगी और एक पूरे महीने का टोटल से सेल्स के अकाउंट के अंदर टोटल से एक एंट्री आ जाएगी। तो अगर यहां पर चीज मिस हो गई है, कोई एंट्री लिखी नहीं गई है इस जगह पर, तो इसका मतलब है ना तो वो इधर आई है किसी डेटर में और ना ही इसके टोटल में आई है इधर, तो दोनों जगहों पे मिसिंग है। ऑन अदर हैंड इधर तो लिखी गई है, इधर तो लिखी गई है और यहां से इधर डेटर में नहीं लेके गए, तो फिर डेटर शॉर्ट होगा, डेटर को पूरा कर देंगे। अगर कोई कास्टिंग एरर होगा तो फिर वो टोटलिंग के अंदर एरर होगा और वो सेल्स के अकाउंट को हिट करेगा।
सेम इज द थिंग कि कास्टिंग एरर कोई भी होगा, परचेज का होगा तो सिर्फ परचेज के अकाउंट को हिट करेगा, सेल्स रिटर्न डे बुक में होगा तो सिर्फ सेल्स रिटर्न डे बुक को हिट करेगा, परचेज रिटर्न का होगा तो परचेज रिटर्न को हिट करेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट को। कास्टिंग एरर। कुछ मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपकी जो गुड परचेजेस होती हैं ये शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन कंट्रोल रिसीव हो जाए, जब आपको पास चीज़ों का कंट्रोल आ जाए तब लिखा जाना चाहिए, और सेल्स तब लिखी जानी चाहिए जब कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाए। अगली इंपॉर्टेंट बात, अंडर कास्टेड हो, ओवर कास्टेड हो, अंडर स्टेटेड हो, ओवर स्टेटेड हो, शॉर्ट एडेड हो, एक्सेस एडेड हो, लेस एडेड हो, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं काउंटिंग करने के लिए, टोटलिंग के। इसकी वजह से आपका एक साइड इफेक्ट होती है। क्या होती है? मेरे परचेज के अकाउंट के अंदर मैंने अंडर कास्टिंग कर दी। अंडर कास्टिंग मीन्स मेरा परचेज डेबिट होता है, डेबिट साइड क्या हो गई? अंडर कास्ट हो गई, टोटल कम हो गया। टोटल कम होने से ट्रायल बैलेंस में सिर्फ परचेज का टोटल गलत गया होगा, जिसकी वजह से मेरी डेबिट साइड शॉर्ट हो जाएगी, और फिर उसकी जगह एक सस्पेंस अकाउंट ले लेगा उस डेबिट की जगह। तो हम क्या कहेंगे ठीक करते हुए, जब भी ऐसा हो तो जो सी चीज गलत हुई है उसको ठीक करेंगे, उसकी इस राइट साइड पर जो सही साइड है, चाहे वो डेबिट है चाहे वो क्रेडिट है, और दूसरा इफेक्ट किसको दे देंगे? सस्पेंस को दे देंगे। और एक जुगाड़ कह सकते हैं, जब किसी एक हेड की साइड आपको ना मिल रही हो और कोई दूसरी चीज है, कोई लॉजिक भी आपसे ना बन पा रही हो, कोई बस शहजादे काम ना कर रहे हो, मीन सही सोच रहे हो, तो फिर दूसरा अकाउंट क्या हो सकता है? सस्पेंस हो सकता है। वैसे ज्यादातर सस्पेंस अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग की वजह से आता है, ठीक? या कोई एक साइड वैसे ही नहीं लिखी, इस वजह से आता है। डेबिट लिख दिया, क्रेडिट लिखा ही नहीं है, तो इसका भी मतलब क्या हुआ? अंडर कास्टेड हुआ या ओवर कास्टेड हुआ, जनरली अगर सोचा जाए तो। रेक्टिफिकेशन का सादा सा रूल है, बहुत सिंपल सा रूल, वेरी इजी टू परफॉर्म। जो गलत लिख दिया उसे रिवर्स कर दो, जो भी गलत लिखा गया उसे रिवर्स कर दो, जो सा नहीं लिखा गया उसे रिकॉर्ड कर दो। कोई कॉम्प्लिकेटेड एंट्री है जो आपसे नहीं हो रही है, आपने उसकी ओरिजिनल बना ली है और रॉन्ग भी बना ली है, कि रॉन्ग क्या हुआ, तो टोटली रॉन्ग को रिवर्स कर दो। क्या कर दो? एक कॉम्बो एंट्री बनाने की बजाय क्या करो? टोटली रॉन्ग को रिवर्स कर दो और टोटली जो सही वाली है उसे रिकॉर्ड कर दो। जहां पर कॉम्प्लिकेटेड एंट्री हो, अजीब सा मसले मसाइल हो, टोटलिंग करूं कैसे ना करूं, चुप करके जो रॉन्ग है उसे टोटली रिवर्स कर दो, और जो सी आपकी है करेक्ट एंट्री उसे टोटली रिकॉर्ड कर दो। अच्छा जी, तो आपने सिंपल काम क्या करना है? रिवर्स कर देना है रॉन्ग एंट्री को, रिकॉर्ड कर देनी है करेक्ट एंट्री को। दिस इज द इजीएस्ट रूल टू फॉलो। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि आपने ओरिजिनल सही तरह से लिख दी है, बना ली है, और रॉन्ग भी पढ़कर अंडरस्टैंड करके वो आपने समझ लिया कि क्या किया है। इस चीज़ के अंदर स्टूडेंट को थोड़ी सी परेशानी होती है इन्वेंट्री के अंदर। पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम की अकाउंटिंग भूले होते हैं बच्चे, तो काइंडली इसको थोड़ा सा टाइम दे के रिवाइज कर लें। आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, पीरियोडिक सिस्टम की सारी एंट्रीज पहले डिस्कस करने लगाऊं।
ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और इसी के उलट होती है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। आपको कोई एक एंट्री आनी चाहिए, इन्वेंट्री डेबिट या स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। एक एंट्री आती हो क्लोजिंग स्टॉक की आती हो तो ओपनिंग स्टॉक की उसकी क्या है, रिवर्स, या ओपनिंग की आती हो तो क्लोजिंग उसकी क्या है, रिवर्स। नॉर्मली क्लोजिंग की ज़्यादा बेहतर है। स्टॉक बैलेंस शीट में आता है, डेबिट होता है, तो वो डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक की आनी चाहिए, ओपनिंग स्टॉक की उसकी क्या है, रिवर्स है। परचेजेस की एंट्री, परचेजेस डेबिट पेबल क्रेडिट आपको आती है। फ्रेट चार्जेस वगैरह, ये कैरेज इनवर्ड या प्रोडक्शन कॉस्ट डेबिट और पेबल क्रेडिट, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनती है। सेटलमेंट डिस्काउंट, पेबल डेबिट और परचेजेस क्रेडिट करनी है। अगर आप डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट करेंगे तो भी फिर क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, या चुप करके इसी परचेजेस के अकाउंट के अंदर ही क्या कर दिया जाए, क्रेडिट कर दिया जाए, ताकि परचेजेस क्या हो जाएं, कम हो जाएं। रिटर्न टू सप्लायर, सादी सी एंट्री, पेबल डेबिट या कैश डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। सेल्स की एंट्री, डेटर या कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, सेल्स रिटर्न डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस, ये सारी एंट्रीज तो बिल्कुल बच्चों वाली थी, हमें खाम खाई डिस्कस हो गई। ये वाली एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। फ्री सैंपल्स, एक्सपेंस डेबिट, कोई सा भी एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। इन्वेंट्री यूज टू कंस्ट्रक्ट नॉन करंट एसेट, अगर हमने कोई नॉन करंट एसेट बनाने में अपनी इन्वेंट्री यूज कर ली है, मसलन हम सीमेंट बेचते हैं और अब हम ही अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वही सीमेंट अपनी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। तो फिर आपकी नॉन करंट एसेट या CWIP डेबिट और परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती है पीरियोडिक सिस्टम में। NRV एडजस्टमेंट की कोई एंट्री नहीं होती है पीरियोडिक सिस्टम में, अनलेस एंड अनटिल के वो पहली दफा एंट्री कर रहे हो, सही तरीके से स्टॉक वर्कआउट करके आपने एंट्री पास की हो। अगर आपने स्टॉक गलत एंट्री पास कर चुके हुए हैं, पहले से ही स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट एक दफा एंट्री पास कर दी हुई है, अब डेफिनेटली उसके अंदर अगर कोई चेंज आई है तो वो आप उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एंट्री ये वाली पास कर दी थी 3000 से और आपने इसके अंदर NRV की एडजस्टमेंट नहीं की हुई थी, एंट्री पास हो चुकी हुई है, अब मजबूरन आपको NRV की एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी। जनरली एंट्री नहीं होती है, जनरली फाइनलाइज करने के बाद, मसलन 300 रुपया हमारी NRV डाउन थी कॉस्ट से, हमने कॉस्ट के ऊपर 3000 की एंट्री पास कर दी है, अब मुझे मजबूरन 300 रुपये या 200 रुपये लिख लेता हूँ, 3000 300 एक जैसे लगते हैं, 200 रुपये की NRV एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। रीजन उसकी कि आपने ज्यादा लिख दिया, स्टॉक ज्यादा लिख दिया, रिवर्स करो एंट्री उसको। ठीक, जनरली मेरी एंट्री होनी चाहिए थी इन्वेंटरी डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 2800 से, मैंने एंट्री गलत पास कर दी है, तो अब मुझे उसको क्या करना है, ठीक करना है, ऑब्वियसली ठीक करना है, तब NRV की एडजस्टमेंट फिर आपको लेकर आनी पड़ेगी। पैरेलल चलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पे। ओपनिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती है। अब जहां जहां पे परचेजेस का लफ्ज है वहां वहां पर क्या आना है, इन्वेंट्री। परचेजेस के अंदर इन्वेंट्री डेबिट होगी, जो कैरेज इनवर्ड है उसमें भी इन्वेंट्री डेबिट होगी।
कोई पे परचेजेस सेटलमेंट डिस्काउंट है, वहां पर भी इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। परपेचुअल सिस्टम होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड के का कॉन्सेप्ट आना ही नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉन्सेप्ट आना ही नहीं है। यह सिर्फ आप यूज कर सकते हैं जब आप पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे हैं। परपेचुअल सिस्टम में डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनाएंगे ही नहीं आप क्रेडिट ही किसको करेंगे, इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। पेबल डेबिट रिटर्न का इन्वेंट्री की एंट्री है, पर पेबल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, सेल्स की है डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन इसके साथ एक और एंट्री होनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो दो एंट्रीज होती हैं जब भी सेल होती है इन परपेचुअल सिस्टम। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, इसी तरीके से दो एंट्रीज पास होंगी। अब सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट या कैश क्रेडिट, और साथ इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होगी, बिल्कुल होगी, एबनॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ड्राइंग्स की होगी, ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। चैरिटी के तौर पर दे दी है, इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। अगर आपने इन्वेंट्री यूज कर ली है कंस्ट्रक्शन के लिए तो वही CWIP या नॉन करंट एसेट डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, क्योंकि आप ये बेच नहीं सकते। तो परचेजेस क्रेडिट होती है पीरियोडिक सिस्टम में, क्योंकि इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं होता, वहाँ पे परचेजेस होता है। अब वो अल्टीमेटली वो बाद में बिक नहीं सकती होती हैं, तो हम परचेजेस को ही डाउन कर देते हैं। नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। NRV की एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। NRV एडजस्टमेंट डायरेक्टली आप मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट में से NRV लेस करके। और अगर कोई गलत एंट्री हो गई है तो उसको आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, ठीक करेंगे। आपका ये क्वेश्चन है जी ऑटम 22 का 8 मार्क्स का क्वेश्चन। करेक्शन ऑफ एरर आपको 8 मार्क्स से ऊपर दे ही नहीं सकता एट प्रेजेंट सिचुएशन। नॉर्मली 8 का होता है, 8 से ज़्यादा नहीं दे सकता, 8 से कम दे सकता है। MCQs में दे सकता है, 5 मार्क्स का दे सकता है, 7 मार्क्स का दे सकता है। इट कुडंट बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर जाएं तो आपको इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग के लेवल के ऊपर हमें करेक्शन ऑफ एरर 15-15, 17-17 मार्क्स का भी मिलता होता था, अब हमें नहीं मिलेगा। रीजन, इट्स अ T1 लेवल। T1 मींस 8 मार्क्स से कम। कंबाइन किसी और में कर दे तो ठीक है, मींस पास्ट ईयर एरर और करंट ईयर एरर इकट्ठे कर दे, स्टिल करंट ईयर के एरर का जो स्ट्रेंथ होगी 8 मार्क्स से ज्यादा की नहीं होगी। पॉलिसी चेंज वाला IS 8 दोनों को कंबाइन अगर करना चाहे, कंबाइन करके बड़ा क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन उसके अंदर करंट ईयर एरर जो है वो 8 मार्क्स से ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरह से पास्ट ईयर एरर का क्वेश्चन भी 8 मार्क्स से ऊपर नहीं जाएगा। हिस्ट्री के अंदर अगर पुराने क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो पास्ट ईयर एरर के ऊपर भी बड़े बड़े क्वेश्चन अभी मिल जाएंगे, लेकिन अब उसका स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। मींस अगर हिस्टोरिकली आपको 3-2 एडजस्टमेंट्स मिल रही हैं पास्ट ईयर एरर में और कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, तो अब आपको वही चीज एक एडजस्टमेंट पर ले आएगा। कॉम्प्लिकेशन भले उस लेवल की रखे, ऑटोमेटिकली 2 एडजस्टमेंट है 15 मार्क्स, एक एडजस्टमेंट है 8 मार्क्स। ठीक, तो लेवल होगा, देखना होगा कि किस स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है।
जर्नल एंट्रीज करनी है टू करेक्ट द अबव एरर्स। सेल्स में शामिल है आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 5 लाख फॉर विच अ कस्टमर वुड नीड टू पे 4,85,000 ओनली इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 days. The customer is expected to pay within 30 days. ये पूरी एक साइंस है जिसके अंदर हमें सारी एंट्रीज का पता होना चाहिए है। ये सारा का सारा हमारा पिछले लेवल पर डिस्कस हुआ है। सेल्स में शामिल है एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस 5 लाख का जिसके लिए कस्टमर ने 4,85,000 पे करना था। तो इसके रूल्स कुछ ये हैं बच्चों। इसके लिए एक ये क्वेश्चन है कैश डिस्काउंट का, सेटलमेंट डिस्काउंट टू कस्टमर। इसके अंदर होता क्या है कि आपको एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है, ये n/30 मीन्स नॉर्मल क्रेडिट टर्म ऑफ 30 डेज और 4/12 मीन्स 4% डिस्काउंट इफ यू पे इन 12 डेज आपको मिल जाएगा। अब टोटली एक्सपेक्टेशन की बेसिस के ऊपर सेल्स की एंट्री होनी है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर डिस्काउंट ले जाएगा या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेकर जाएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेकर जाएगा तो फुल अमाउंट से एंट्री हो जाएगी 10,000 से। कस्टमर विल नॉट पे विद इन 10 डेज या 12 डेज। 10 ही कर देते हैं, नीचे 10 लिखा हुआ है। अच्छा, बट एक्चुअली पेड ऑन 31 अगस्त मीन्स उसे 10 दिन लगाकर ही पे किया है, लेट करके ही पे किया है। तो हम फुल फ्लैश के साथ बुक करेंगे डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, और फिर जब हमें 31 अगस्त को कैश मिलेगा तो भी हमारी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही है, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ऑन अदर हैंड अगली सिचुएशन, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर पे नहीं करेगा 10 डेज में, लेकिन वो पे कर देता है 10 डेज में या 12 डेज के अंदर, जो भी टर्म है उसके अंदर पे कर देता है। तो आप क्या करेंगे? अब आपने डेटर बुक किया था एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और उसने जल्दी पे कर दिया, डिस्काउंट वेल कर लिया। तो आप क्या करेंगे? अब कैश आएगा आपके पास 9600। अब आप रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे, अपनी सेल्स को कम कर लेंगे और रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। सेल्स यहां पर 10,000 से बुक की थी, अब 400 से क्या कर देंगे आप? कम कर देंगे। अब अगली चीज, आपको एक्सपेक्टेशन है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर पे करेंगे और एक्चुअली में भी पे कर देते हैं 10 दिन के अंदर अंदर ही। तो जब एक्सपेक्टेशन है कि 10 दिन के अंदर अंदर पे करेंगे तो हमें करनी बुकिंग कम से है, डेटर ही कम से बुक करना है। यह है रूल, कॉन्ट्रेरी टू रूटीन के हमने 10,000 पे बुक करना था। अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम वो पे करेगा, डिस्काउंट वेल कर लेगा, तो फिर क्या करेंगे? कम के ऊपर बुक करेंगे ताकि बाद में रिवर्सल ना करनी पड़े। ठीक, रेवेन्यू तो हमें अब नेट करके ही बुक करना है। ठीक, तो हम पहले से ही नेट करके बुक करेंगे, पहले से ही रिसीवेबल ही कम बुक करेंगे। और अगर किसी ने फुल कर दिया, चाचा असलम जैसा बंदा हुआ, उसे ये रूल का पता ही नहीं होगा, कोई पुराना सीए इंटर का बंदा, उसे भी नहीं पता होगा शायद, मोस्ट प्रोबेबली, अगर उसने अपने नॉलेज अपडेट नहीं किया हुआ। तो फिर क्या होगा? एंट्री गलत हो जाएगी। जब एंट्री गलत हो जाएगी तो उसको ठीक करना किसका काम है? आप लोगों का। ज़्यादा के साथ हो जाएगी, फिर क्या करोगे? 400 के साथ क्या करोगे? रिवर्सल करोगे। ये भी तो हो सकता है ना दरमियान में ईयर एंड आ जाए,
25 दिसंबर को सेल हुई है, 10 दिन के अंदर ही करनी है पेमेंट, और बाद में उसने कर भी दी है पेमेंट जल्दी, जिससे कंफर्मेशन भी हो रही है, तो करंट ईयर के अंदर क्या है, सेल ज्यादा रिकॉर्ड हुई है, उसे क्या करो, रिवर्स करोगे। अगली सिचुएशन है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी पे हो जाएगा, करंट ईयर में पे हो जाएगा, 10 दिन के अंदर अंदर पे हो जाएगा, तो हमने बुकिंग कर दी डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट कम के साथ, और उसने डिले कर दिया, उसने डिस्काउंट अवेल नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपको पैसे पूरे मिलने हैं, आपने रेवेन्यू कम रिकॉर्ड किया हुआ है, आप वो रिकॉर्ड करेंगे, और आप रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे जो आपने बुक किया हुआ था। पूरी साइंस करने के बाद पता ये चला कि सेल्स में शामिल है आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 5 लाख, मीन सेल्स कितने की थी बुक, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 5 लाख के साथ किया था, जिसमें कस्टमर ने 485 पे करना था, ओनली इफ इट मेड विद इन 30 डेज, और कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे विद इन 30 डेज। तो हमने इजाफी लिख दिया है 15,000 के साथ क्या होनी चाहिए, रिवर्सल होनी चाहिए, सेल्स डेबिट और डेटर क्रेडिट होना चाहिए, सेल्स डेबिट या डिस्काउंट अलाउड डेबिट पहले से ही सेल्स ही डेबिट कर दें और रिसीवेबल क्रेडिट कर दें, डिस्काउंट अलाउड पहले से बुक करने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट एंट्री है जी, एन आइटम वाज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट इट्स एनआरवी वैल्यू 490, किस पर लिख दिया है, इन्वेंट्री 4,90,000 पर लिख दिया है, उसकी एनआरवी वैल्यू पर। हाउएवर द आइटम हैड कॉस्ट ऑफ 450, उसकी कॉस्ट ही कम थी, और हमने किस पे लिख दिया है, उसकी एनआरवी वैल्यू पे लिख दिया है, ज्यादा लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया ना, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट ज्यादा कर दिया ना, रिवर्स करो। चाहे एनआरवी की एडजस्टमेंट पास नहीं की, चाहे अपनी जिसे कहते हैं ना पंजाबी में चवली मारी कि जनाब हमने एनआरवी पे लिखना है, किसी ने कहा होगा एनआरवी पे लिख देते होते हैं, वो चाचा असलम ने क्या कहा होगा, लो जी एनआरवी पे लिख देते हैं, 490 पे लिख दिया, हालांकि कॉस्ट ही कम थी 450, तो 40,000 क्या है, ज्यादा बुक हो गया, रिवर्स कर दोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट कर दोगे। एंट्री ओरिजिनल आती होगी तो कर सकते हो, ये सारी जुबानी हो रही है, इसमें ओरिजिनल और रॉन्ग बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही आपको, सीधी सीधी सी जुबानी काम हो रहा है। तो स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कर दिया हुआ था, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और स्टॉक को क्रेडिट कर दोगे 40 से। अगली चीज, और साथ वो कहता भी है पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। परपेचुअल सिस्टम होता तो कहानी कुछ और होनी थी, वहां पे तो स्टॉक ऐसे लिखा ही नहीं जाता, वहां पे तो ऑटोमेटिकली बनता है। अ सब टोटल ऑफ 234 was carried forward in the purchased book as 432। एक मुख्तलिफ पेजेस का टोटल होता है, एक पेज का टोटल अगले पेज के ऊपर लिखा जाता है, फिर अगले पेज का टोटल उससे अगले पेज पे लिखा जाता है, और फिर एंड पर जाके पूरे महीने का टोटल किया जाता है। तो अब जो पिछले पेज का टोटल है वो रिप्रेजेंटेटिव है उससे पिछली सारी ट्रांजैक्शन को, वो हमारे पेज के ऊपर आ जाएगा। फिर हमारे पेज का टोटल जो इस दफा है ये पूरी ट्रांजैक्शन आज से पिछली जितनी भी हैं, 2 पेजेस 3 पेजेस 4 पेजेस, उन सब का रिप्रेजेंटेटिव है। एक टोटल गलत ट्रांसफर हो गया तो क्या हो जाएगा, आखिरी पेज पे टोटल गलत हो जाएगा। सब टोटल 234 कैरी फॉरवर्ड इन द परचेज डे बुक एज का मतलब इस तरह से लिखा गया, 432 लिखा गया, लिखा जाना चाहिए था 234, ओवर स्टेट हो गया, अंडर स्टेट हो, ओवर स्टेट हो। दूसरा अकाउंट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट होगा। सस्पेंस अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस किया जा सकता है। यप, सस्पेंस अकाउंट 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस की
के लिए लिखा जा सकता है, और दूसरा लिखा जा सकता है चाचा असलम को समझ नहीं लग रही, बैंक में पैसा आ गया है, बैंक डेबिट होना है, उसको क्रेडिट साइड की समझ नहीं लग रही कि ये कौन सी जगह पे लेके जाना है, तो बजाय इसके कि वो एंट्री हाफ छोड़ दे, वो क्या करता है, वो क्रेडिट साइड सस्पेंस लिख देगा। अब वो सस्पेंस अकाउंट जब चार्टर्ड अकाउंटेंट देखेगा, वो कहेगा भाई ये क्या है, सर समझ नहीं लग रही थी, ये बैंक में पैसा आया हुआ है, आप लोकेट करवा दें। वो बैंक में फोन करेगा, बैंक से इंक्वायर करेगा, कस्टमर से इंक्वायर करेगा किसने भेजे हैं, वो कोई लेजर्स वगैरह देखेगा, फ्रोलेगा किससे पैसे आने थे ये वाले, क्योंकि चाचा असलम ऐसे बंदा है बस उसने लिख देना है, उसे नहीं पता, उसे दूसरी चीजों का, ओवरऑल चीजों का नहीं पता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है, तो वो बस अपनी अकाउंटिंग कर देता है, तो वो सस्पेंस अकाउंट में इस तरीके से भी फेंक सकता है। या फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस, वो तो कंफर्म है ही है, वो कहां पे जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। ये सस्पेंस अकाउंट सीखना क्यों है, अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, सीखना इसलिए है क्या सारे के सारी कंपनीज कंप्यूटराइज हो गई हुई हैं, कि क्या सारे के सारे बिजनेसेस कंप्यूटराइज हो गए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। आज भी हम 1980 के दौर में बैठे हुए हैं, 1990 के दौर में बैठे हुए हैं, जहां पर छोटी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकती हैं सॉफ्टवेयर्स को, दुकानदार हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास हर किस्म के बंदों ने आना है, मसले मसाइल पड़ गए, बुक्स लिखी हुई हैं, नहीं समझ लग रही, कोई फ्रॉड हो गया, तो अब फ्रॉड को देखने के लिए वो कहां पे भागे जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भागे जाएंगे। और मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, बैंक के अंदर लोन लेना हो सकता है, तो अकाउंट्स बनवाने हैं, वो कहेगा कुछ लेकर आओ, जो भी लिखा हुआ है लेकर आओ, जितना भी लिखा हुआ है लेकर आओ। चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ेगा, उसको सीधा पतला करेगा, देखेगा और चीज नहीं बना लेगा, नियर टू एक्चुअल। तो उसको ये सारे के सारे रूल्स का पता होगा, आते होंगे, तो ही वो चीजें कर सकता है। और जहां पे मैनुअल सिस्टम चल रहा होगा वहां पे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आना ही आना है, टोटलिंग करने में मुश्किल आनी आनी। आप बड़े बड़े बिजनेसेस भी देखेंगे, शालम मार्केट चले जाएं, क्या कंप्यूटर सिस्टम है, करोड़ों का काम है, क्या है जी, करोड़ों का काम है, लेकिन सॉफ्टवेयर्स नहीं है। ठीक, आप ब्रांडर्स रोड चले जाएं, करोड़ों का काम वहां पे भी हो रहा होगा। दैट इज अनदर होलसेल मार्केट, लेकिन कोई किसी शॉप के ऊपर आपको कंप्यूटर सिस्टम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से उन करोड़ों के काम वाले किधर भागे जाएंगे, आप लोगों के पास भागे जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास, जहां पे कहीं पे मसला होगा, या उन्होंने जो भी अकाउंटेंट रखा होगा साल के एंड पर आकर किसी ना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई ऑडिट वगैरह करना होगा, तो वहां पे डिफरेंसेस होंगे, उनको रिजॉल्व करना होगा। तो ये इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, एक हमारी परचेजेस ज्यादा हो गई है, अल्टीमेटली टोटल ज्यादा हो जाएगा, परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, दूसरा इफेक्ट किस में डाल देंगे, सस्पेंस में डाल देंगे। कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड फॉर डेटर एंड क्रेडिटर, उसने बता दिया है कि हम कंट्रोल अकाउंट नहीं बना रहे, इंडिविजुअल डेटर बन रहे, और बन भी रहे होते ना तो भी नहीं इफेक्ट आना था, लेकिन आ जाना था, थोड़ा सा इफेक्ट आ जाना था। कंट्रोल अकाउंट्स की साइंस डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, उसका तरीकाकार ही डिफरेंट है, इफेक्ट आ जाना था। लेकिन हमने चूंकि पढ़ा ही नहीं हुआ, पिछले लेवल पर भी नहीं पढ़ा हुआ, यहां पर भी कंट्रोल अकाउंट की कोई कहानी का जिक्र नहीं है, खत्म हो गया हुआ है। पुराने जमाने के अगर पास पेपर उठा लेंगे तो उनमें मिलेगा, लिहाजा बी कॉन्शियस। अगर कोई पुराने जमाने के पास पेपर उठा के देखता है और उसमें कंट्रोल अकाउंट्स चल रहे हैं, आप कहेंगे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं हुआ, ये तो समझ नहीं लग रही हमें, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो बी कॉशियस इस चीज़ के अंदर। जब कभी भी हम पास पेपर्स को यूज़ करते हैं तो कोई या तो बुक हो या कोई स्टडी टेक्स्ट को फॉलो किया जाए, जिसने टीचर ने खुद ज़हन से
देख के आपके कोर्स के मुताबिक चीज को पुट इन किया हो। अ क्रेडिट नोट इशूड टू अ कस्टमर वाज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। हमने क्रेडिट नोट इशू किया, मीन सेल्स रिटर्न थी। सेल्स रिटर्न थी तो हम रूटीन में डेटर को डेबिट करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं। जब सेल्स रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट करते हैं और डेटर को क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। क्रेडिट नोट इशू किया और लिखा गया क्रेडिट नोट रिसीव्ड, मींस सेल्स रिटर्न की बजाय परचेज रिटर्न लिखी गई। अब बस एक साइड गलत है, दूसरी साइड बिल्कुल ठीक है। अब चुप करके आप जो सी चीज गलत लिखी गई है वो क्या है, परचेज रिटर्न गलत लिखी गई है, उसको क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है उसे डेबिट कर देंगे। और परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, वहां पे गलत लिखा गया था। और सेल्स रिटर्न डेबिट होनी थी, उसे भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और डबल इफेक्ट चला जाएगा सस्पेंस में। रीजन, जब भी एक डेबिट चीज गलती से क्रेडिट में लिखी गई या जब भी कोई चीज क्रेडिट गलती से डेबिट में लिखी गई तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा जब ठीक करेंगे। गलत चीज ने भी रिवर्स होना है और सही चीज ने भी रिकॉर्ड होना है और एक ही साइड पे रिकॉर्ड होना है। तो ये हमारा सेल्स रिटर्न भी डेबिट हो गई और परचेज रिटर्न भी डेबिट हो गई। और उसने कहा कि हमने पूरा ही गलत कर दिया है। जनरली तो सस्पेंस में जाना चाहिए था। क्रेडिट नोट इशूड, अच्छा जी, कस्टमर को उसने ये नहीं कहा कि दूसरी साइड का कोई क्रेडिट नोट इशूड, वो लिखा गया है क्रेडिट नोट रिसीव्ड। इसका मतलब क्रेडिट नोट का मतलब है जब क्रेडिट नोट एक बेस चीज है और जब वो लिखी जाएगी तो अगर परचेज रिटर्न लिखी गई है तो ऑटोमेटिकली वो पेबल को हिट कर गई होगी। सेम बंदा भी हो सकता है। तो कोई बच्चा इसे सस्पेंस में ले जाएगा, कोई इसे अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल को प्रॉपरली हिट कर देगा। देयर इज अ चांस, पेपर में हो सकता है, तो स्टिल आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। स्टिल क्या हो जाएगा, आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि दो इफेक्ट तो आपने सही कर दिए। एक इफेक्ट सोचने में गलती हो गई कि सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया इंस्टेड ऑफ अकाउंट पेबल या रिसीवेबल। अगर आगे सिर्फ ओनली लिखा होता तो इसका मतलब है सस्पेंस आना ही आना था कि सिर्फ इधर है। अब पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन एक हिसाब से रिकॉर्ड हो गई है गलत। एन ऑफिस मशीन कॉस्टिंग इतने विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 2040 एज ऑन 1 जुलाई 21 वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 28 फरवरी 22 फॉर इतने का। द सेल प्रोसीड वर क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। बहुत ही रेपिटेशन में ये वाली एंट्री आती है, बार बार ये वाली एंट्री आती है। इसके ट्रीटमेंट के ऊपर मुझे भी थोड़ा सा एतराज है, लेकिन फिर मैं समझ गया कि ये अब किस तरीके से किस लॉजिक के तहत कर रहे हैं, वो बात लॉजिक आपको समझा देता हूं। एक ऑफिस मशीनरी है जो कि 3540 की है, कैरिंग अमाउंट इतनी थी। सेल प्रोसीड क्रेडिटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट को हो गया और पूरे साल की डेप्रीसिएशन प्रोवाइड हो चुकी है। अब हुआ क्या होगा, सेल प्रोसीड 1860 की है। अब आपने जरा सोच के बताना है। एक है पीपीई का अकाउंट, एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट, एक बीडी आ रहा है इसका 100 रुपए का, इसका बीडी आ रहा है 5000 का या 500 का कर लेते हैं, ठीक। एक चीज डिस्पोज ऑफ हुई है, एक चीज डिस्पोज ऑफ हुई है, उसकी एंट्री कोई पास नहीं की गई, एडिशन भी कोई नहीं है। हमने यहां पर एंट्री पास कर दी गलती से कैश डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कोई भी अमाउंट मैं अज्यूम करने लगा हूं 50 की।
ठीक, अब यहां से क्या हुआ होगा, एक CD बनेगा, क्या बनेगा, एक CD बनेगा 150, एक CD बनेगा 500, ये दोनों जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। किस में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में। डेबिट क्रेडिट PPE 500, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 150। अब प्रैक्टिकली डेप्रीसिएशन अकाउंट बनती किस अकाउंट से, एसेट के अकाउंट से बनती है या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट से बनती है? डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन कौन से अकाउंट से होता है, पीपीई के अकाउंट से या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट से? और डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन कौन से लेजर को देखोगे, वो तो पीपीई के अकाउंट को देखोगे ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट को तो नहीं देखोगे। अच्छा, अब भले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, उसने डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन करनी, वो ट्रायल बैलेंस मंगवाएगा सबसे पहले। ठीक, वो लेजर्स देखेगा, जनाब पीपीई के लेजर्स कौन कौन से हैं, वो कहेगा ये वाला लेजर अकाउंट निकाल कर ले आओ, क्या ले आओ, ये वाला लेजर अकाउंट निकाल कर ले आओ। चाचा असलम को ये बोलेगा, चाचा असलम ये वाला अकाउंट निकाल कर लाएंगे, उन्हें कोई चीज नजर आएगी, कोई एडिशन नहीं, कोई एडिशन नहीं, या कोई सीनियर हो सकता है चार्ट अकाउंटेंट, नहीं तो असिस्टेंट चार्ट अकाउंटेंट होगा जो कैफ क्वालिफाइड बंदा होगा। ठीक, तो लॉजिकली प्रैक्टिकली होता यह है कि हम सिर्फ कौन सा लेजर देख रहे होते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। अब अगर कॉस्ट मॉडल है और स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, तो फिर किसको देखना होता है, वैसे ही कॉस्ट को देखना होता है। आप चुप करके इस कॉस्ट को उठाते हैं और डेप्रीसिएशन चार्ज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डेप्रीसिएशन चार्ज कर देते हैं, पता भी नहीं चलता ये वाला अकाउंट में कोई गलती हो चुकी हुई है। ऑन अदर हैंड अगर आपका रिड्यूसिंग बैलेंस भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कहेगा, यार पूरे साल में मूवमेंट ही कोई नहीं है, पूरे साल में मूवमेंट ही कोई नहीं है, ट्रायल बैलेंस उसके सामने पड़ा होगा, लेजर सारे के सारे नहीं निकाल के देखे जाते होते। वो क्या करता है, ये वाला लेजर देखता है कोई मूवमेंट नहीं है, वो कहता है इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में भी कोई मूवमेंट नहीं है, इट्स अंडरस्टूड। वो उठाता है यहां से, इस अकाउंट को उठाता है, इस वैल्यू को उठाता है, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस करता है, WDV आती है, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी गलत चार्ज हुई विद व्हाट अमाउंट, ये 500 माइनस 150 करके। ये है इसकी प्रैक्टिकल रीजन, और ये रेपिटेशन में ये वाली एंट्री आती है, जिसके ऊपर मैं भी एक जमाने में क्या था, गलत कह रहा था कि यार ये गलत कर रहे हैं। फिर मैंने भी अपना इंडस्ट्री का माइंडसेट को चलाया कि भाई इंडस्ट्री में बैठे हुए होता क्या है, हम लोग इंडस्ट्री में बैठ के करते क्या है, मैं क्या किया करता था, तो ये काम किया करता था। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को तो देखते ही नहीं थे हम। नॉर्मली बहुत सारी जगहों पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी है तो भी वैसे ही चल रहेगा, जो जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ एसेट का अकाउंट उठाकर देखा जाता है और एंटीज को क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। तो इस वजह से हमारी डेप्रीसिएशन भी गलत कैलकुलेट हुई होगी। एक तो डिस्पोजल नहीं हुई, इसकी वजह से तो होनी गलत थी। इसके अलावा अगर डिस्पोजल कंसिडर करें कि नहीं भी हुई तो भी गलत हो गई, क्योंकि 100 माइनस होना था अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता। मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग ही है। अब इसकी वर्किंग फिर क्या हुई होगी, इसकी वर्किंग हुई होगी करेक्ट डेप्रीसिएशन, ओपनिंग WDV इंटू रेट इंटू करंट ईयर का टाइम, 20-40 इंटू 10% इंटू 8/12। 20-40 क्यों ले रहे हैं हम इसलिए ले रहे हैं कि ये WDV है, ओपनिंग WDV है। और ओपनिंग WDV कैसे आएगी, कॉस्टिंग 35-40 है विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ 20-40,
रिसीट फ्रॉम द ऑन 1 जुलाई 21 वाज डिस्पोज ऑफ ऑन 28 फरवरी। एक ही मशीनरी है, सारी की सारी बेच दी है। हमें तो उसी से रिलेटेड काम देखना है ना। तो वो वाली 2040 के ऊपर जनरली एंट्री चार्ज होनी चाहिए थी, हमने चार्ज कर दी है 3540 में से 2040 और 1860 भी लेस करके, ये वाला लेजर बन गया है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का कॉस्ट इतनी, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग इतना, और ये 1860 भी क्रेडिट हो गया और ये 3360। ट्रायल बैलेंस में एक 3540 नजर आया, एक 3360 नजर आया। अब इन दोनों को देखा और एंट्री बना दी। डेप्रिसिएशन चार्ज ये हो गई, इन दोनों का डिफरेंस लेके वो हुई 18। मजीद इसका मतलब है 118 चार्ज होनी चाहिए थी। और फिर आप पूरी की पूरी एंट्री रिवर्स करेंगे, पूरी की पूरी डिस्पोजल की एंट्री बनाएंगे कि एक तो रिवर्स कर दो ना, जो सी एंट्री कर दी है वो गलत कर दी है, डेप्रिसिएशन की एंट्री गलत कर दी है ना, सारी रिवर्स कर दो। आसान तरीका का जो मैंने आपको बताया था। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 18 के साथ हो चुका है, रिवर्स कर दो। Skoon.com करो तो ये वाली एंट्री यहां पर ऐसे रिवर्स हो जाएगी। 18 कहानी खत्म। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री और उसकी डिस्पोजल सारी की सारी चार्ज कर दो। डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी ये, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने ये वाली एंट्री बनाई और जो सी गलत थी वो रिवर्स कर दी। बजाय इसके कि मैं नेट ऑफ करके देखता यार 118 की होनी है, ये होना है, वो होना है, फलाना होना है, टमकाना होना है। टोटल की टोटल चार्ज कर दी, टोटल की टोटल रिवर्स कर दी, और फिर हमने डिस्पोजल की एंट्री पास कर दी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीन क्रेडिट, मशीन 3540 की थी, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम बनाएंगे कि पहले कितनी सी चार्ज हुई है और अब कितनी करनी है। मैंने एक गलत एंट्री ये भी कर दी हुई है, इसकी रिवर्सल भी करनी है। इसको भी किया जा सकता है, आपने एंट्री पास कर दी है ना, कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, चुप करके इसको भी रिवर्स कर दो और फिर ओरिजिनल एंट्री पास कर दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, कैश डेबिट। क्या होगा? एक जरा सा काम ज्यादा होगा लेकिन काम ठीक हो जाएगा। बाद में बेशक दो अकाउंट जो नेट ऑफ हो रहे हैं उनको क्या कर दो, क्रॉस मार दो कि ये मेरी नेट एंट्री बन गई जी। उससे आपको आसानी से आप एंट्री पास कर जाएंगे और सही वाली एंट्री पास कर जाएंगे, बजाय इसके कि आप लगे रहे ओरिजिनल क्या थी, रॉन्ग क्या थी, और फिर मैंने अब ओरिजिनल और रॉन्ग की एक नेट करके रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है। तो एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनाए, कौन सी? रिवर्स कर दे जो सी चीज पास हुई है, चुप करके, फिर जो एक्चुअली होनी चाहिए वो पास कर दें। अब दोनों को उठा के बेशक क्या कर दो कि मेरा कैश एक दफा डेबिट हो रहा है, एक दफा क्रेडिट हो रहा है, अब दोनों को काट दो, रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस एंट्री कि ये वाली एंट्री में इस तरीके से क्यों होता है, और ये एक दफा नहीं आई हुई, ये सेम एंट्री पहले भी रिपीट हो चुकी हुई है, मींस अब रिपीट हुई है, पहले से 1 या 2 या 3 दफा ये पूछी जा चुकी हुई है इसी तरीके से, और इसी पैटर्न के ऊपर ये आंसर हुआ हुआ। लें जी, काफ़ी है जी? जी कर लेंगे, मज़ीद कर लेंगे ना काम। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं वो सारे की सारे तकरीबन जो मैं आपको कह रहा था। अपनी बुक से जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पर फेंक दिए, आप घर में बैठ के ड्राइव से उठा के कर सकते हैं।
अगर करना चाहें तो।